नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में आशा करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे। साथियों, इस समय एक तो हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, पूरी दुनिया महामारी से संघर्ष कर रही है। ऐसे में हमारे देश में जो कंडीशन है, आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, और जो साथी घर से बाहर निकल रहे हैं किसी ज़रूरी काम से कम वो सब भी महसूस कर रहे होंगे। आजकल देश में महंगाई अपने चरम पर है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा कैसी हो रही है? वही महंगाई बढ़ रही है। अब लेकिन महंगाई किन किन चीज़ों की बढ़ रही है? इस देश की जनता किन किन चीज़ों से परेशान है, और जो महंगाई बढ़ी है उसका बोझ किस पर पड़ रहा है, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है। तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चारों तरफ चर्चा का विषय बना है पूरे देश में डीजल और पेट्रोल, जिसके दाम बेतहाशा बढ़ाए गए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कुछ दिन पहले कहते थे एक देश एक टैक्स, ऐसा ही बोलते थे ना भाषणों में अपने, ऐसा ही बोलते हैं, उनका ऐसा लहजा ही है। लेकिन अब आप देख रहे हैं आप सब कि सारी जगह जीएसटी है, लेकिन डीजल पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो साहब की एक बात नहीं होती है। साहब कुछ भी कहें, विश्वास करने लायक उनकी बात होती नहीं, क्योंकि वो आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसा है साहब का। तो साहब ने ऐसा ही कहा था कि एक देश एक टैक्स, पूरे देश पे जीएसटी को थोप दिया। लेकिन जहाँ से जनता को बेनिफिट होने वाला था, डीजल पेट्रोल को जीएसटी से दूर रखा। और जो डीजल पेट्रोल जीएसटी से दूर है तो महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक है भाई, आम जनता को उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से साहब ने आपकी जेब पर, हमारी जेब पर, हम सब की जेब पर, पूरे देश की जेब पर एक अधिक बर्डन डाल दिया, अधिक लोड डाल दिया। अच्छा, डीजल के दाम बढ़ते ही देखिए, डीजल के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ों का किराया, भाड़ा, ट्रैक्टर, सारी चीज़ें बढ़ गई। हर जगह महंगाई चरम पर है अपने। अब जो किसान जो है, इस देश का जो रीढ़ की हड्डी जो है, जब लॉकडाउन में जब सारे सेक्टर बंद हो गए, उस समय किसान जो है, किसानों ने मोर्चा संभाला और इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। तो अब किसानों के साथ भी देखिए, साहब ने जो लॉकडाउन का फार्मूला किया ना कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, फिर बीच में कहीं दिन में बंदी है, कहीं नाइट में बंदी है। तो ऐसा करके कहीं मंडी, छोटी मंडियां बंद हैं, कहीं बड़ी मंडियां बंद हैं। अब हो क्या रहा है कि किसानों के द्वारा जो कुछ भी तैयार किया जा रहा है, वो सब्जी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। भाई, किसानों का और व्यापारियों का सीधा कनेक्शन जो था, मंडी था, जो छोटी बाजारें थी, मार्केट थी, वो सब अब धीरे धीरे, क्योंकि किसी का टाइमिंग का प्रॉब्लम है, अब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कहीं 7 बजे बंदी है, कहीं आज, कहीं कल। तो ऐसे जो है, इस बंदी के दौर में जो गांव में जो किसान सब्जी तैयार कर रहा है, आप जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर तरोई वगैरह आपको इस समय 3 रुपये किलो मिल जाए, 15 रुपये की 5 किलो। लौकी 5 रुपये की, बढ़िया लौकी जो है 5 रुपये की, आलू 8-9 रुपये किलो थोक में मिल रहा है। तो इतनी सब्जी की दुर्दशा है इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहर जा नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ शहर वाला लोग जो है, वो उनको ताज़ी सब्जी, ताज़ी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, उनको, वो परेशान हैं। वही तरोई अगर शहर में आप चले जाइए, आपको 10 रुपये किलो नहीं मिल रही है। गाँव में उसको 3 रुपये किलो, क्या 5 रुपये किलो जो है, कोई उसको ले ही नहीं रहा है उसको। तो चूँकि ये किसान की चीज़ें हैं। अब एक तरफ हमारे साहब कहते हैं कि डीएपी जो है उसको 2400 कर दिए बोरी को बीच में, वो तो बड़ा हो हल्ला हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो साहब ने बाद में उसमें सब्सिडी लेकर के साहब आ गए। सब्सिडी भी कैसा, वही सब्सिडी याद है ना आपको, गैस सिलेंडर वाला, जो गैस सिलेंडर 416 रुपये का मिलता था, साहब ने क्या किया, सब्सिडी चालू किया। सब्सिडी करते कभी सब्सिडी आती थी, कभी नहीं आती थी। आप साल में 12 सिलेंडर भरवाएंगे तो 8-9 बार जो है सब्सिडी आएगी, 3 बार नहीं आएगी। फिर आप क्या करेंगे, आप एक बार गैस एजेंसी जाएंगे, गैस एजेंसी वाला बोलेगा भाई हमने तो भेज दिया, आप बैंक में जाके चेक करो। बैंक वाला बोलेगा नहीं नहीं, आप अपना पासबुक लेकर के आप जो है अपनी गैस एजेंसी में जाइए। मतलब 2-3 बार आप ऐसे करेंगे काम धाम छोड़ के, फिर लास्ट में आप जो है नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। ऐसी सब्सिडी।
और साहब का सब्सिडी का खेल जो है वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया। अब 850 रुपये का सिलेंडर भर रहा है और उसमें सब्सिडी कितना 35 रुपये 34 रुपये साहब दे रहे हैं, है ना। तो 416 वाला सिलेंडर अब 850 का दे दिया, 35 रुपये सब्सिडी आपकी वापस कर दिया, मतलब जो है 400 रुपये साहब ने 6-7 साल में बढ़ा दिया। तो ये सब्सिडी का ये खेल है। अब वो सब्सिडी साहब कहाँ चालू कर दी है वो, अब वो जो DAP खाद है उस पर चालू कर दिया साहब। बोले नहीं 2400 का बोरी है, वो सब्सिडी दे करके हम इतने में देंगे आपको, उतने में देंगे, इतना वापस आएगा। अरे भाई किसान के पास ऐसे ही पैसा नहीं है। अब उसके पैसे को आप जो है ज़बरदस्ती 1200 की चीज़ है 2400 आप बैंक में जमा करवाओ, उसको 2400 जमा करवा के 1200 बैंक में रिटर्न आएगा। तो साहब ज़बरदस्ती की चीज़ें लोगों पे थोप देते हैं, कभी सब्सिडी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। एक बार साहब का पैसा बैंक में चला गया अगर किसान का, तो उसको वापस भी नहीं आना है। कभी न्यूनतम बैलेंस के नाम पे आप जो है साहब पहले तो 0 बैलेंस से खाता खुलवा देते हैं, अब बाद में न्यूनतम बैलेंस के नाम पे लोगों का घर खाली कर लिए। तो ये सब चीज़ें साहब की जो नीतियां हैं वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो इस तरह से जो मैं खाद की बात कर रहा था साथियों, तो खाद जो DAP है उसको महंगा कर दिया। महंगा क्यों कर दिया? बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें चाहिए थी खाद के लिए बहुत महंगाई उनमें बढ़ गई है, इसलिए वो महंगी हो गई है DAP। चलिए भाई मैं समर्थन करता हूँ कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में मंदी रही, पूरी दुनिया जो है बंद रही, आवागमन नहीं हो पाया, इसलिए चीज़ें जो है इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ गई उनके दाम। ठीक है, आपने बढ़ा दिया, स्वागत करता हूँ। आपने डीजल बढ़ा दिया, कच्चा तेल आपको महंगा मिल रहा था, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है साहब। लेकिन साहब आप ये भी तो करिए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, आप कभी किसान की आलू का भी मूल्य तय कर दीजिए साहब। आप जो है किसान के गेहूं का भी मूल्य तय कर दीजिए। आपको पता है ना कि लागत कितनी आ रही है। जब DAP के दाम बढ़ सकते हैं, जब डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तो किसान सिंचाई करेगा, उसको भी महंगा पड़ रहा है ना। तो आप गेहूं के दाम भी तय कर दीजिए साहब। आप 56 इंची सीने की बात करते हैं ना साहब, तो इसमें भी थोड़ा सा सीना दिखाइए, दरिया दिली दिखाइए साहब आप, क्योंकि आप तो जिसके बीच जाते हैं उसके ही बेटे कहलाते हैं। आप किसानों के बीच जाएंगे तो मैं किसान का बेटा हूँ, पठान के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, वगैरह वगैरह। आप तो क्या क्या बोलते हैं साहब, मुझे नहीं पता। तो आप एक बार ये भी दरिया दिली दिखाइए साहब, किसानों के लिए घोषणा कर दीजिए कि नहीं भाई कल से गेहूँ 25 रुपये किलो बिकेगा किसान का, कल से तरोई 15 रुपये किलो ही बिकेगी। आप कर दीजिए ऐलान। अगर मंडी में व्यापारी नहीं लेते हैं, कोई नहीं लेता, तो उसको आप खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, उसको कह दीजिए भाई जब आप डीजल बेचेंगे 90 रुपये लीटर बेचेंगे, तो हमारा गेहूं आप 15 रुपये किलो आपको चाहिए साहब। तो हर तरीके से किसानों को परेशान करना, किसानों के साथ ज़बरदस्ती करना, और अपने जो अपने सिस्टम है जो उनको ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोप देना, यही नीति, यही सरकार है इस समय, कि अपनी बातों को, अपने जो निर्णय हैं उनको, या फिर चंद पूंजीपतियों के इशारे पर उनके फायदे के लिए पूरे देश के 65-70% ग्रामीण लोगों पर, किसान लोगों पर, श्रमिक लोगों पर अपने फैसलों को थोप देना लोगों पर। यही आपकी नीति है, यही आपका जो है सिस्टम है, यही आपकी सरकार है। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, और ये सरकार से मांग करता हूं मैं कि साहब डीजल और पेट्रोल ये सबको GST के दायरे में लाइए आप। भाई हमारा भी फायदा होगा, आपका भी होगा। जब आप ही पहले कह रहे थे ना साहब कि एक देश एक टैक्स, तो अब इसको दायरे में लाइए GST के। एक देश एक टैक्स हम सब देंगे, शौक से देंगे हम सब। और अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो किसान के द्वारा जो भी सब्जी, जो भी अनाज उगाया जाता है, जो भी फल उगाया जाता है, सबका मूल्य तय करिए। और सिर्फ मूल्य तय करने से काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी। अगर उस तय मूल्य पर अगर मंडी में उसको नहीं खरीदा जा रहा है, तो उस रेट पर सरकार उसको खरीदेगी। हर जगह किसानों के साथ आपकी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। आप जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप कोई कानून लेकर के आ गए और ला के ज़बरदस्ती किसी पर थोप दिया। अब ये देश बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसलिए अपने जो निर्णय हैं आपके, उन पर विचार करिए, और इस देश के किसान के दिल से जो आवाज़ निकल रही है उसको सुनिए, उसको महसूस करिए। वरना ये किसान जिसको दिल्ली पहुंचाना जानते हैं, जिसको कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, सत्ता के शिखर पर पहुंचाना जानते हैं, उसको वहां से उतारना भी जानते हैं।
बस इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो को देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भारत।